हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, या चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपका जो बिल्कुल बेसिक से जो पाठ्यक्रम है, चाहे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास हो या उर्दू लैंग्वेज हो, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको पाठ्यक्रम पूरा करवा रही है। और आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स और उत्कर्ष जो कि जाना माना नाम है, उसके बहुत ही बेहतरीन जो शिक्षक हैं उनके द्वारा पढ़ाया गया जो मैटर है वो मैं आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप एक रजिस्टर और पेन लेकर ज़रूर बैठें और जो कुछ भी मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। उसके दो फ़ायदे हो जाएंगे, एक तो आपके नोट्स बन जाएंगे और दूसरा आपको लिख कर जल्दी याद भी हो जाएगा। साथियों, ये वादा है बाल विकास, अगर आपने इस वीडियो से जो मेरा पाठ्यक्रम है अगर ये पढ़ लिया तो आपको बाल विकास दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना देर किए अब मैं अपनी क्लासेस शुरू करता हूँ। साथियों, हमने इससे पहले जो बाल मनोविज्ञान की जो क्लास थी उसमें हमने मनोविज्ञान क्या है इसकी थ्योरी देखी थी, अच्छी से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, और उसी मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में आज हम अध्ययन करेंगे बाल विकास, जिसका बाल मनोविज्ञानिक नाम भी है। साथियों, कई बार सीधा सवाल पूछा जाता है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो आप हमेशा इसको दिमाग में सेट कर लें, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। आपको ऑप्शन में सामाजिक होगा, वैज्ञानिक होगा, या अवैज्ञानिक होगा, या दूसरा कोई भी ऑप्शन दे दे तो आपको भूलना नहीं है। आपको इसी तरीके से आपको याद रखना है कि बाल विकास की जो प्रकृति है वो हमेशा कैसी रहेगी, वैज्ञानिक रहेगी। अब बाल विकास है क्या साथियों? गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के बालकों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो क्या है? बाल मनोविज्ञान है। वापस समझें, गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के बालकों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। जिस विज्ञान में किया जाएगा वो कौन सा होगा? बाल मनोविज्ञान में। जो बाल मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो साथियों कब प्रारंभ होता है? वो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। इसके अगर अपन विकास क्रम को देखें तो बर्क महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है बाल विकास के बारे में? उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये कई बार परिभाषा भी पूछी गई है साथियों। बालक के जन्म पूर्व अवस्था यानी कि जब बालक का जो भ्रूण अवस्था होती है जिसको हम, उस अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक के जो बालक का जो व्यवहार है उसका अध्ययन जो करने वाला विज्ञान है वो क्या है? बाल मनोविज्ञान है। यहाँ पे नोट लगाकर एक बात और याद रखना साथियों, बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया था, ये नाम याद रखना। बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? बर्क महोदय ने। और सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन करने वाले कौन हैं? जॉन लॉक। ये दोनों बातों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? बर्क महोदय ने। और बाल विकास का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन लॉक ने। अब यहाँ बाल विकास से संबंधित एक और थ्योरी हम पढ़ते हैं, पेस्टालॉजी की। पेस्टालॉजी ने 1774 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अब आपको सीधा सा सवाल पूछ ले कि बाल मनोविज्ञान है उसका वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो पेस्टोलॉजी। और कब किया था? 1774 ईस्वी में। तो इसको याद रखना साथियों। बाल मनोविज्ञान का सिर्फ देखो 3 बातें हमारे सामने यहाँ निकल कर आती है। बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया बर्क महोदय ने, सिर्फ अध्ययन किया जॉन लॉक ने, और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान में आपको पता है साथियों कि प्रयोग किया जाता है। तो पेस्टोलॉजी ने 3.5 वर्षीय अपने जो पुत्र थे उस पर इसका अध्ययन किया था, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित थी। तो आपको इसमें तीनों बातें याद रखनी है। बाल विकास को लेकर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पेस्टोलॉजी हैं। 1774 में इन्होंने इसका अध्ययन किया था और इन्होंने 3.5 वर्षीय अपने बालक पर इसका
अध्ययन किया था और इनकी पुस्तक का नाम बेबी बायोग्राफी है। ये आपको याद रखना है साथियों। आगे थ्योरी देखते हैं हम। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह या कारावास भी बोल सकते हैं, उसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। बाल विकास की सर्वप्रथम, जिसको अपन बाल सुधार गृह भी बोल सकते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। साथियों, बाल विकास को लेकर एक बहुत बड़ा नाम आपको सुनने को देखने को मिलेगा इनकी थ्योरी में, तो और वो नाम है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी थ्योरी क्या थी? 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। ये आपको सीधा सवाल पूछ ले कि भाई बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ चला था, तो अमेरिका में चला था। इस आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल थे। कौन थे इस आंदोलन के जन्मदाता? स्टैनली हॉल। इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की। वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें साथियों यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें स्टैनली हॉल ने 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन जो चला था उसके जनक या जन्मदाता स्टैनली हॉल हैं और इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, इसीलिए तो ये जन्मदाता कहलाए। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की और वो संस्था कौन सी है? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, 1891 में पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पुस्तक या पत्रिका का प्रकाशन भी स्टैनली हॉल ने किया था 1891 में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, बाल मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। किसने किया? स्टैनली हॉल ने। बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि, ये बात याद रखें साथियों, प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग किसने किया था? तो स्टैनली हॉल ने, सिर्फ बालकों के व्यवहार के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग आर.एस. वुडवर्थ ने किया था। मनोविज्ञान में तो सर्वप्रथम आर.एस. वुडवर्थ ने किया था, लेकिन सिर्फ बालकों के अध्ययन में जो सबसे पहले अध्ययन किया था, प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था, प्रश्नावली विधि का, तो वो किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। बालकों के संपूर्ण विकास की अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इन्होंने ही किया था। क्रमबद्ध यानी कि क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अगर आपको सीधा सा सवाल पूछ ले कि भाई बाल मनोविज्ञान का अगर जनक कहे तो जनक तो आपको स्टैनली हॉल कहना है बाल मनोविज्ञान का। और जनक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बालक के संपूर्ण विकास की अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया था, क्रम से, और इसको बाल मनोविज्ञान का पितामह भी आप बोल सकते हैं। साथियों, यहाँ पे 3-4 बातें आपको याद रखनी है। एक तो बाल मनोविज्ञान को परिभाषित सबसे पहले किसने किया था? बर्क ने। और सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक ने। और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। और इसके जन्मदाता या जनक कौन है? इसके पितामह कौन है? स्टैनली हॉल है। ये 4-5 बातें आपको अलग अलग याद करनी है। और भी 1-2 बातें सीधी सी पूछ ली जाती है कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ किताबें हैं, जैसे जीन पियाजे की 2 किताबें थी, बाल चिंतन की भाषा, और दूसरी किताब है संसार के बच्चों के विचार। एक और बात याद रखें, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब मानी गई थी? 1930 के अंदर। साथियों, क्रो एंड क्रो, इन्होंने बाल मनोविज्ञान को लेकर 2 परिभाषाएं दी है। वो क्या है? बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था के विकास का अध्ययन ही बाल विकास है। बाल विकास किसे कहते हैं? बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के विकास का अध्ययन ही बाल विकास है। और दूसरी परिभाषा इन्होंने दी थी, जो 20वीं सदी है वो बालकों की सदी है। ये सवाल कई बार पूछा गया साथियों। 20वीं सदी बालकों की सदी है। अब देखते हैं हम बाल विकास के घटक। बाल विकास के घटक जिसमें बालक के विकास के अंदर उसकी अभिवृद्धि भी होती है,
उसका परिपक्वता भी होता है और उसका विकास भी होता है। अब इन तीनों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि है कोशिकाओं में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। कोशिकाओं में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है। ये प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलती है। शरीर में होने वाले विभिन्न बाहरी परिवर्तन जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है या वजन है, ये सब क्या है? अभिवृद्धि है। तो अभिवृद्धि का मतलब होता है कोशिकाओं में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। कोशिकाओं का मतलब जैसे हमारे जो शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, हड्डियां हैं, जो भी पार्ट्स हैं शरीर के, उसमें अगर मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि हमें दिखाई दे रहा है मात्रा के रूप में, तो वो हमारी अभिवृद्धि है। सोरेनसन एक महोदय हैं, उन्होंने अभिवृद्धि को लेकर एक परिभाषा दी है कि अभिवृद्धि शरीर में होने वाले वे बाहरी परिवर्तन है जो दिखाई देते हैं और जिनका मापन किया जाता है। अभिवृद्धि शरीर में होने वाले वे बाहरी परिवर्तन हैं जो दिखाई देते हैं और जिसका मापन संभव है। अब देखते हैं साथियों हम परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है ये व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। परिपक्वता किसे कहेंगे? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, प्लस यह गुणों में परिवर्तन है, प्लस समायोजन की प्रक्रिया है। ये सारी एक ही बात है जो परिपक्वता के बारे में हम समझ रहे हैं। ज्ञान का संचय भी परिपक्वता का ही भाग है। अनुभवों का अर्जन प्लस तर्क, चिंतन या निर्णय प्रक्रिया, ये सारे किस में आएंगे? परिपक्वता में आएंगे। अर्थात परिपक्वता एवं अभिवृद्धि मिलकर विकास बनाते हैं। परिपक्वता और वृद्धि मिलकर विकास बनाते हैं। कैसे? परिपक्वता प्लस अभिवृद्धि, ये दोनों जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? विकास का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं विकास क्या है। विकास यह कोशिकाओं में होने वाला गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया है। साथियों यहाँ पे ध्यान रखें, अभिवृद्धि जो थी वो सिर्फ मात्रात्मक थी, लेकिन विकास क्या है? गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, दोनों प्रक्रिया है। प्लस विकास के बारे में और जानते हैं। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन अभिवृद्धि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक ही मानी जाती है। विकास के कारण मनुष्य के रूप, गुण, व्यवहार, योग्यता और कुशलता में वृद्धि होती है। विकास के कारण ही मनुष्य के गुण होते हैं, रूप होता है, व्यवहार होता है, उसकी योग्यता और कुशलता में वृद्धि होती है। एलिजाबेथ हरलॉक क्या कहती हैं विकास के बारे में? विकास के परिणाम स्वरूप बालकों में नवीन योग्यताएं एवं नवीन कुशलताओं को जन्म देती है। बालकों के अंदर नवीन योग्यताएं और नवीन कुशलताओं का निर्माण किससे होता है? विकास से होता है। यहाँ पे मुनरो एक महोदय हैं, उन्होंने क्या लिखा है? परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें एक बालक गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक गुजरता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। अगर और इसकी विकास की थ्योरी को हम समझें, और ये सीधा सवाल पूछा गया है साथियों, निम्न में से विकास है, जैसे मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, एक ऑप्शन ये दे दिया और दूसरा ऑप्शन दो तीन ऑप्शन इस तरीके से आ गए, तो ये सवाल पूछा भी गया है। तो विकास की थ्योरी को अगर हम समझें तो विकास क्या है? मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी। मनोगत्यात्मक मतलब मन प्लस गति, यानी कि मन के द्वारा गति, अर्थात शरीर के द्वारा गति, यानी किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया, वो क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। अर्थात हम हमारे शरीर के द्वारा जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वे सारे मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी है। जैसे बचपन में एक पेन को पकड़ने की क्रिया, आपको याद हो तो साथियों, जिस तरीके से हम छोटे थे और बचपन के अंदर पेन के पकड़ने की जो क्रिया थी, वो जैसे आज सीधा जिस स्पीड से हम पेन पकड़ रहे हैं, पेन को बंद करते हैं, उसी स्पीड से अपन पेन को थोड़ी पकड़ते थे। तो ये है कि हमारे शरीर के द्वारा जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सारे मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी है। यहाँ पे विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि भी है। अब यहाँ पे एक बात और समझना है हमें, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मरण, समस्या समाधान आदि, ये सभी क्रियाएं संज्ञान में निहित है। तो आप हमेशा याद रखना साथियों, संज्ञान में कौन कौन सी प्रक्रियाएं निहित होती हैं? चिंतन है, तर्क है, कल्पना है, स्मरण है, समस्या समाधान है, ये सब किस में आती है? संज्ञान में।
अब संज्ञान क्या है साथियों? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान वातावरण की संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करना है। संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करना है, उनको संग्रहित रखना है, उनके अनुसार अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना है ताकि वातावरण के साथ में अनुकूलन कर पाए। यानी जब वातावरण के साथ अनुकूलन बढ़ता है तो ये संज्ञान में बढ़ोतरी है। तो आप इस संज्ञान की थ्योरी को अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, विकास क्या है? विकास है शारीरिक कंकाल में वृद्धि। यानी कि जब विकास केवल शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है तो वो अभिवृद्धि है, और अभिवृद्धि भी विकास के अंदर ही निहित है। समझ में आ गया साथियों? तो साथियों इस तरीके से हमने देखा, विकास की पूरी प्रक्रिया को समझा। विकास क्या है? विकास मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी है, विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि है, और विकास शारीरिक कंकाल में वृद्धि है। साथियों यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। सबसे पहले तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि और विकास के अंदर अगर हम अंतर को देखें तो अभिवृद्धि है कोशिकाओं का मात्रात्मक या संख्यात्मक परिवर्तन। इन दोनों को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके अपन इसके अंतर को समझते हैं। कोशिकाओं में मात्रात्मक या संख्यात्मक परिवर्तन वो क्या है? अभिवृद्धि है। लेकिन अगर कोशिकाओं में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास है। अभिवृद्धि क्या है? गर्भावस्था से सिर्फ परिपक्व अवस्था तक विकास अभिवृद्धि है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का विकास वो विकास में आएगा। अभिवृद्धि सिर्फ बाह्य अवधारणा है जो हमें दिखाई देता है, ये इसका संकीर्ण अर्थ हम समझ सकते हैं। लेकिन जो विकास है वो आंतरिक अवधारणा है, जो कि हमें प्लस आंतरिक और बाह्य दोनों हैं। विकास जो है वो आंतरिक और बाह्य अवधारणा दोनों हैं, जिसको व्यापक अर्थ में हम समझ सकते हैं। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। ये बात ध्यान रखना आप साथियों। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, लेकिन विकास में सभी पक्षों में परिवर्तन होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, किसी भी प्रकार का पक्ष हो, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास है। अभिवृद्धि को मापा और तोला जा सकता है, लेकिन विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि भौतिक तथा मूर्त है, यानी कि अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं, और विकास अभौतिक या अमूर्त है, यानी कि विकास को हम सीधे रूप में हम देख नहीं सकते। अभिवृद्धि का मतलब होता है आकार में परिवर्तन। अगर अभिवृद्धि हो रही है, जैसे अगर हमारे आकार में लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, तो वो परिवर्तन किस में देखने को मिलेगा? हमें अभिवृद्धि में। लेकिन गुणों के अंदर परिवर्तन है, जैसे कोई के किसी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो प्रतिभाशाली कोई बालक हो, या और उसमें कोई अच्छा टैलेंट हो उसमें, तो अगर उसके गुण में परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास के अंदर आता है। यहाँ पे साथियों नोट लिखकर एक बात और याद रखना, जीवन के प्रारंभिक समय में अभिवृद्धि की मात्रा उच्च होती है तथा विकास की मात्रा निम्न होती है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में अभिवृद्धि निम्न होती है तथा विकास की मात्रा उच्च होती है। अब यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, अभिवृद्धि और विकास आपस में पूरक हैं, आपस में एक दूसरे पर आश्रित है। विकास को अभिवृद्धि से अलग नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि जो है वो विकास में निहित है, विकास जो है वो अभिवृद्धि में निहित नहीं है। तो साथियों आज की क्लास के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी होगा। ज़्यादा लंबी क्लास खींचने से आपका थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा ये। आज हमें सिर्फ यही समझा था कि भाई बाल विकास जो है, इसको बेसिक थ्योरी हमने इसकी समझी थी। बाल विकास चीज़ क्या है, बाल विकास विषय क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके इतिहास को लेकर हमने बातें पढ़ी थी। इसको परिभाषित किसने किया था, इसका सिर्फ अध्ययन किसने किया था और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, अलग अलग है। और इसका जन्मदाता जिसको बोल सकते हैं, पितामह या जनक कौन है, और इससे संबंधित एक दो किताबें प्लस इसमें बाल विकास की एक दो मनोवैज्ञानिक है, उनकी परिभाषा हमने देखी थी। और बाल विकास के अंदर जिन तत्वों का अध्ययन किया जाता है वो होता है अभिवृद्धि, परिपक्वता और विकास। इन तीनों को हमने अच्छे से समझा मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के आधार पर, और विकास के कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है उसके हिसाब से हमने समझा। और अभिवृद्धि और विकास में अंतर,
ये भी अभी हमने इसकी थ्योरी को समझा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं जो पहली बार रीट एग्ज़ाम या सीट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासेस लेने से अच्छा है हम छोटी छोटी कोशिश करें, ताकि अभी भी काफ़ी समय है एग्ज़ाम में और बिल्कुल कॉन्सेप्ट और थ्योरी को समझते हुए अपना इस पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।